नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात करेंगे नीट में कथित धांधली की और इसके विरोध में देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर सीबीआई से मामले की जांच कराने और नीट परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई। इस मामले में अब तक पटना और गोधरा से 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना में जहां पर ईओयू ने 9 और छात्रों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया है, यानी कि जो छात्र हैं अब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। पुलिस की जांच में कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जो कि पेपर लीक पर शक को और गहराते हैं। कहा यह जा रहा है कि पटना और गोधरा में बड़ी धांधली हुई। पटना में यह भी बताया जा रहा है कि एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक कमरे में पेपर सॉल्व करवाए गए, जबकि गोधरा के एक सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें भी बड़ी धांधली हुई और इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। आरोप यह भी है कि कई हजार किलोमीटर दूर से छात्र गोधरा के एक पर्टिकुलर सेंटर में एग्जाम देने के लिए आए थे, क्योंकि वहां पर पूरा सिस्टम सेट था। जाहिर है कि कई आशंकाएं हैं, कई सवाल हैं और उन्हीं सवालों पर आज करेंगे दहाड़ में चर्चा। पहला सवाल यह है कि क्या सीबीआई जांच से नीट की गड़बड़ी में पर्दा उठेगा? गोधरा में 3 अलग अलग राज्यों के छात्रों का सेंटर कैसे पड़ा? क्या मिली भगत से पैसे लेकर सेंटर अलॉट किए गए? क्या पटना में छापे में मिला जला हुआ पेपर नीट का ही था? और बिना जांच के ही एनटीए ने क्लीन चिट देने की हड़बड़ी आखिर क्यों कर दी है? हमारे साथ उपेंद्र अनमोल जी शिक्षाविद हैं, इस वक्त हमारे साथ एजुकेशनिस्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, आप वीसी हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और संदीप मिश्रा जी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे हम नीट के स्टूडेंट से भी जुड़े, ताकि स्टूडेंट्स का हाल क्या है, क्या जो एनटीए की तरफ से कहा गया, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जिस तरीके से फैसला आया, क्या उससे वो संतुष्ट नजर आते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन चर्चा की शुरुआत संदीप मिश्रा जी सबसे पहले आपसे करते हुए, क्योंकि लगातार याचिकाओं पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती जा रही हैं और अब सबसे बड़ी बात कि सीबीआई जांच की मांग की बात की जा रही है। याचिका के जरिए कोर्ट में यह याचिका पहुंची है। जाहिर है कि अब स्टूडेंट को और कोई रास्ता समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि एनटीए ने जो रास्ता दिखाया, जो राह दिखाई, जो अपना क्लैरिफिकेशन सौंपा, उससे वो संतुष्ट नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के सहारे स्टूडेंट्स हैं कि कोई बड़ा फैसला ले और इन स्टूडेंट्स को राहत मिल पाए? संदीप मिश्रा जी। जी, एक बार आप सवाल अपना रिपीट कर दें। मेरा सवाल सर यही था कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है बच्चों को, क्योंकि याचिकाएं पर याचिकाएं पहुंचती जा रही हैं। डिस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम रीनीट उन स्टूडेंट्स का करवाएंगे जिनके 1500 कुछ नंबर आए हैं, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि उनको ऑप्शन दे देते हैं, अगर नहीं करना है तो ग्रेस मार्क्स हटा देंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट से राहत का इंतजार स्टूडेंट्स को, यही वजह है कि याचिकाओं पर याचिकाएं पहुंच रही है कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचा है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट डिनाइल आया कि कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे पिटीशंस आती गई और जिस तरह से अरेस्ट हो रही है, आपने देखा बिहार से अरेस्ट हुई है, गोधरा से अरेस्ट हुई है, और फिर आज अभी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 20 लोगों ने पिटीशन फाइल की है और उसमें जो एलिगेशन लगे हैं बहुत गंभीर लगे हैं, तो ऐसे में जब सारी पिटीशन इकट्ठा हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पहले वाली स्थिति थी कि कंप्लीट डिनाइल, कहीं कुछ फाउल प्ले है ही नहीं सरकार की तरफ से, जैसा पहले कहा जा रहा था, अब तो सरकार को कंप्लीट जो रिस्पांस है, जो प्रश्न उठाए हैं छात्रों ने, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षाएं जो हुई हैं अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। आप देखें, अगर जो 20 लोगों की जो पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसमें यही एलिगेशंस है कि 620 से 720 नंबर जो मार्क आते हैं कैंडिडेट्स के, जो रेगुलर तौर पे आते रहे, हर साल आते रहे हैं, उसमें 400% का इजाफा हुआ है। कोई चीज इस तरह से अप्रत्याशित रूप से दिनों दिन नहीं बदल जाती है, एक दिन या 1 साल या 2 साल के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं फाउल प्ले बिल्कुल दिखाई दे रहा है और सरकार को इस पे क्लीन हैंड आना पड़ेगा। अब जब मामला एक तरह से कहें धूल पकड़ चुका है, तो ऐसे में सरकार को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और डेफिनेटली आपका सवाल लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलेगा तभी ये चीजें सामने आएंगी।
ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ और साथ ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि फोल्ड बैक की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और एक बार, और साथ ही सर आपकी आवाज को भी मुझे एक बार करेक्ट करवाना होगा क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक होके आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। डॉक्टर नरेश चावला, आपके पास आते हो, आप वीपी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सर, और इससे पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अब शक और गहराता जा रहा है, आप क्लीन चिट पर क्लीन चिट देते रहिए, आप ये कहते रहिए कि हमने ये रास्ता निकाल दिया है, लेकिन हुई गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि कुछ तो धांधलेबाजी हुई है। कुछ ऐसे सेंटर्स थे जिनको सेट किया गया, अब उसमें पैसों का खेल था, क्या था मैं नहीं जानती ये सब कुछ, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि गड़बड़ झाला है, सब कुछ उतना नीट नहीं है जितना नीट दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, लेट मी करेक्ट इट, पहली बात, आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, नॉट वीसी। जी सर, आई ऑलरेडी करेक्टेड सर। हाँ, ऑल राइट। दूसरा बता दूं, देखो आज भी मुझे कम से कम 15-20 फोन आए हैं, बार बार एक ही आवाज आ रही है। ये फोन उन स्टूडेंट्स के हैं जो इन एग्जाम्स में बैठे हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इस इशू को दबा दिया जाए या लोगों की निगाह से उठा दिया जाए। मुझे एक ही बात कही गई, मोर सिमिलर प्रोग्राम्स इन मीडिया बढ़ाए जाएं ताकि लोगों को उजागर किया जाए और इस मामले को दबने न दिया जाए। ये सवाल देखो, कायदे से देखा जाए तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि काउंसलिंग 7 जुलाई को कर दी जाए। दूसरी कोशिश की जा रही है कि 1563 जो बच्चे हैं जो कि कोर्ट के बेनिफिशियरी बने थे ग्रेस मार्क्स के, सिर्फ उनका एग्जाम दिलवा लिया जाए। आई कैन सेफली से कि ऐसे हजारों बच्चे हैं उन्होंने आवाज नहीं उठाई है तो वो नुकसान खाएंगे। एक मैं पहले भी 2 दिन पहले आपके चैनल पर बोल चुका हूँ, सिस्टम बदनाम हो रहा है। देयर शुड बी अ थॉरो एफर्ट। मेरे हिसाब से आप सोच के देखिए, जिस बच्चे को मेडिकल सीट इस बार नहीं मिली वो दोबारा से देगा ना, अगले साल देगा या कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से आज भी री नीट एग्जामिनेशन बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस। हम सोच रहे हैं ना कि गवर्नमेंट कोशिश करके ऐसे ही काम चल जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से ना, इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड एनईटी चेयरमैन। द पीएम ऑफिस तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ये 25 लाख बच्चों की बात नहीं है, ये 25 लाख परिवारों की बात भी है। और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम सवालिया निशान कर गया है। मत भूलिए कि ये बच्चे अगर डॉक्टर्स बन जाते हैं तो हमारे हेल्थ सिस्टम का क्या हाल होगा। सो द मेलोडी इज डीपर। आपका कुछ ना कुछ सेक्टर्स में कुछ पैसा चला है, कुछ करप्शन हुई है, तो मैं खुलेआम नहीं कह पाऊंगा कि बैड नहीं होगा, बट ये सिस्टम साफ नहीं है। जैसे कि आप स्पष्ट कहा, This need is not that at all। वो हम लोग को अपनी आवाज और बुलंद करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट बिल्कुल सुस्त बैठी है, उनके कान पे जू नहीं रेंगरी करना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे सफर करेंगे, समाज सफर करेगा, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम की इमेज सफर करेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और उपेंद्र अनमोल साहब, अगर घर में कहीं के किनारे पर गंदगी हो तो हम उस गंदगी को साफ करने की कोशिश करेंगे ना, उसे कपड़े से ढकने की कोशिश करेंगे। हम एक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं, हम अपने मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भविष्य में हम उस मेडिकल सिस्टम में उन डॉक्टर्स को भेजने जा रहे हैं। ऐसे सेंटर्स, ये आज गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, धांधली, डमी स्टूडेंट्स पहुंचना, जो आपके आईडी कार्ड्स हैं उनका एक्सचेंज होना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई, ये तमाम चीजें ना हमने सिर्फ फिल्मों में देखी, बल्कि हमें पता है कि सिस्टम में लूप होल्स हैं, और अगर इतने बड़े लेवल पर लूप होल्स हैं, उनको करेक्ट करना जरूरी है, उस गंदगी को साफ करना जरूरी है। बहुत अच्छा आपने कहा पूर्णिमा जी। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के और उसकी मशीनरी का फेल्योर दिखाता है, एनटीए का फेल्योर दिखाता है। और साथ ही साथ आपने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या इस देश में ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम करवाना इतना कठिन काम हो गया है कि स्टूडेंट को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए, विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। आखिर व्यवस्था सही नहीं रहेगी तो इससे क्या मैसेज जाएगा। और जो बच्चे आगे चल करके, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, वो व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाएंगे। तो इस नाते इस मुद्दे को बहुत गंभीर मानते हुए सरकार को चाहिए कि सीधे सीधे क्लीन चिट ना दे करके
मामले का सही से जांच करवाए और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उस पर सीधे कार्रवाई करे, ताकि बच्चों के बीच ये मैसेज ना जाए कि इसी तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी होती है, हमारी मेहनत की कोई वैल्यू और नहीं कहीं है। ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये उनके जहन में नहीं बैठना चाहिए। वरना आप नए सिरे से मेहनत आप नहीं करेंगे, आप एग्जाम में बैठेंगे, आपकी कोई आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मैं लौटती हूं उपेंद्र सर आपके पास। हरेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि नीट के स्टूडेंट हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे पैनल में बैठे हुए सभी लोग इस स्टूडेंट को सुने, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा सफरिंग एंड पर हैं, जो सबसे ज्यादा इसके भुक्तभोगी हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये समझना चाहती हूं कि एनटीए जो अब फैसला ले रहा है छात्रों के हित के लिए, क्या छात्र उससे संतुष्ट नहीं है? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आप लोग हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही आपको राहत दिला सकता है। हरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताइए। मैम एक्चुअली में जो नीट जो एनटीए हमारा जो फैसला लिया वो पहले भी तो ले सकता था। इतनी मतलब इतना शोर शराबा इतना सब कुछ करने का, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम कोई प्रोटेस्टर नहीं है। हमें आज तक नहीं पता, हम लोग घर में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, हम लोग ये नहीं बैठते कि रोड पे जाओ हल्लाबाजी करो ये करो, हमारे तो बस की भी नहीं है ये। लेकिन एनटीए पहले तो मानने कोई राजी नहीं था, अब वो मान रहा है। अब गलती मानने का क्या फायदा? जब अब आप कहते हो कि कोर्ट के थ्रू आपके पास जाए, कोर्ट हम कैसे जाए? हमें तो पता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कौन सा होता है। मैं क्या, मेरे फैमिली को नहीं पता, मेरी फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है, तो हम लोग कैसे करेंगे? मेरे 5 बार अटेम्प्ट है, मेरे इस बार मेरे को कॉलेज मिलने का चांस है, इस बार आपने ये चीज कर दी तो मैं क्या करूँ? मैं तो कॉलेज का अपनी डिमांड ही छोड़ देता हूँ, मैं अपना उम्मीद ही छोड़ देता हूँ, फैसला छोड़ देता हूँ अपना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक अच्छा वो बनूंगा डॉक्टर। तो ये चीज ऐसे कैसे हो जाएगी? और आप कह रहे हो 1563 की ग्रेस मार्क्स मामला जो बहुत मुद्दा चला है 1563, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है 1563 बच्चों की। उन्होंने हमें कोई लिस्ट नहीं दी है, हमें नहीं पता कि 1563 है। आप क्या कर रहे हो? आपने कोई लिस्ट जारी नहीं करी, आप क्या कह रहे हो भेजो ईमेल। हमें क्या पता आप उस बच्चे के 680 मार्क्स से आप क्या पता 670 ही करके भेजो उसे? हमें थोड़ी पता है, कुछ ट्रांसपेरेंसी थोड़ी है, हम कैसे मान लेंगे ये कम कराए कि नहीं कराए? हरेंद्र, आपका स्कोर कितना रहा? मैम मेरा इसको 548 आपका स्कोर रहा। अब 548 आपका स्कोर रहा, और आपको जब ये पता चला कि ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, जो सिस्टम था ही नहीं, मतलब ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उसका आधार अलग अलग बता दिया गया कि भाई इस वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसके बाद ऐसे टॉपर स्टूडेंट की संख्या 67 हो गई जो 2 से सिर्फ 3 रहती थी। मैं सबसे पहले आपके मन का ख्याल जानना चाहती हूं कि रिजल्ट देखने के बाद एज अ नीट स्टूडेंट आपको समझ क्या आया कि हुआ क्या है आपके साथ? मैम एक्चुअली में जब पहली बार तो हम उस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे, तो हम लोग चुनाव के रिजल्ट ही देख रहे थे, तो फिर मैं सो गया सुबह में। मैं जैसे सो के उठा, अचानक से न्यूज आती है कि नीट का रिजल्ट आ गया। हम 14 जून की डेट थी, हम लोग 14 जून को ही सोच रहे थे, तो अचानक से नीट का रिजल्ट देखा मैंने, नंबर देखे, मेरे के नंबर उतने ही बैठ रहे थे, नंबर में कोई नहीं। लेकिन जैसे मैंने रैंक देखी तो भरोसा नहीं हुआ कि एक होगा। जो रैंक 50 से 60 हजार के बीच में आनी चाहिए थी, वो 1,44,000 पहुंच गई। तो रैंक पे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने 4 बार अपना रिजल्ट डाउनलोड करा कि कहीं किसी और का रिजल्ट तो डाउनलोड नहीं हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे रिजल्ट देखा तो फिर कईयों के फोन भी आने लगे कैसा रहा रिजल्ट, तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। एक समय तो ऐसा लगा कि हुआ क्या हमारे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ टेक्निकल खराबी हुई है ये वो। फिर शाम तक हमें खबर आने लगी कि 718 नंबर भी है, 719 नंबर भी है, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है टेक्निकली भी। तो उसके बाद कई ट्वीट करे, उसके बाद हमें पता लगा कि ग्रेस मार्किंग का सिस्टम है। अब इन्होंने ग्रेस मार्किंग का सिस्टम बनाया एपेक्स कोर्ट का फैसला 2018 का, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन है। जब मैं समझ सकता हूँ तो इनकी कमेटी ने नहीं समझा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं कोई ऑफलाइन चीज ऑनलाइन चीज को ऑफलाइन में लगा रहा हूँ तो ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग अभी तो बच्चे ही हैं। ये आपकी ग्रीवेंस कमेटी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे वो जाने माने लोग हैं इसमें, तो उनको नहीं पता लगा कि हम ऑफलाइन का फैसला कैसे ऑनलाइन का फैसला कैसे ऑफलाइन में लगा सकते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल नाइंसाफी है ना। और आप कह रहे हो कि 1563, एक्चुअली में नंबर घुमाया गया है, ये 15,063 भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है और हम भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा हरेंद्र, आपके साथी लोगों से बात हुई होगी, ये बताइए कि जो अभी ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये बताया जा रहा है कि एक ही सेंटर पर लोगों को बिठाया गया, अब उसका क्या अरेंजमेंट था क्या नहीं, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आपके साथी लोग इस बारे में कह क्या रहे हैं कि ये एक्चुअली में घपला क्या है? मैम एक्चुअली में घपला है पेपर, एक तो पेपर लीक का है, जो क्योंकि 5 तारीख को ही जैसे पेपर 4-5 तारीख को आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ?
आप कह रहे हैं हरेंद्र, आपने अपने किसी साथी के पास कोई कॉपी पेपर लीक की, कोई उस एग्जाम की जो आपने जिसमें अपीयर किया, कहीं आपके पास आई हो, किसी सोशल मीडिया पर, किसी ग्रुप पर, कहीं पर आपके पास कोई कॉपी आई हो? नहीं मैम, हमारे पास नहीं है ना, लेकिन पटना पुलिस ने उसकी एफआईआर लिखी है। ठीक है, ठीक है। पटना पुलिस ने डिटेल एफआईआर लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि कितने बच्चों के हमें एडमिट कार्ड मिले गाड़ी में, कैसे उस, और फिर जिस बच्चे को पकड़ा उसने खुद कबूल करा है क्या 20 से 25 बच्चों को हमको एक रात पहले ले जाया गया, पेपर हटवाया गया। पुलिस थोड़ी झूठ बोलेगी इसमें। हम लोग कहाँ तक देखेंगे? हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम तो दिन रात लगे रहते हैं, 12-12, 13-13 घंटे, कभी 15-16 घंटे भी हो जाते हैं हमें पढ़ते पढ़ते। तो हमारे तो घर वालों से मतलब नहीं है हमें। हम अपने एक कमरे में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम पेपर दे के आते हैं। पेपर देने के बाद हमको पता लगता है क्या पेपर अच्छा गया, इस पर नंबर आ जाएगा, घर वालों को पता है, घर वाले खुश है। जब रिजल्ट आता है तो ऐसा होता है कि हमारे साथ पहले तो जमीन के साथ। अच्छा, ये जो आपके नंबर आए 548, इससे आपकी रैंक कितनी प्रभावित हुई हरेंद्र? मैम लगभग दूनी। और ये बताइए कि अब ये जो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क हटा देंगे या वो रीनीट देंगे, आप ये मानते हैं कि इससे रैंकिंग पर आपके फर्क पड़ेगा? तो आपको इससे कुछ राहत है कम से कम कि ये जो 719 718? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1563 बच्चे नहीं है। मेरी रैंक गई है 2 गुना, यानी कि 60 से 1,44,000, 2 गुना से ज्यादा। तो मतलब 1563 बच्चे में एक बच्चा 4 या 5 पेपर नहीं दे रहा है, एक बच्चा 10 या 15 पेपर नहीं दे रहा है, एक बच्चा एक ही पेपर दे रहा है। और आप कह रहे हो 1563 में से 790 ऐसे ही तो क्वालिफाई करें, जिसका मतलब जो 120 से ऊपर नंबर लाए। अब 120 से नंबर ऊपर लाने पर मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा? या तो वो बिल्कुल मेरे से ऊपर है या बिल्कुल मेरे से नीचे ही है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा मेरी रैंकिंग पे? अच्छा, ये बताइए कि और इससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे? मतलब इसके पास आपके पास कितना मौका है और कितना नहीं? मैम मेरा 5th अटेम्प्ट था, मेरे पास और कोई मौका नहीं। मैंने घर वालों से रोज होके ये मौका मांगा था, लास्ट ही था मेरे पास। मेरे को लगा इस साल हो जाएगा, पेपर दे के आया, अच्छा था सब कुछ, क्योंकि मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाता। लेकिन इस बार तो कॉलेज की भी मुझे कोई डिमांड नहीं लगी बिल्कुल। ठीक है हरेंद्र, अगर आपके पास समय होगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ बाकी पैनलिस्ट भी क्योंकि हैं, और आप उनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आप मुझे जरा इशारा करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। रमनीश वत्सी, आपने सुना ये बच्चा क्या कह रहा है? रो धो के मैंने अपने माँ बाप से ये एक आखिरी मौका मांगा था। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट हरेंद्र की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये वो आखिरी मौका था जब ये अपने जीवन की धुरी को तय कर सकते थे, जब ये तय कर सकते थे कि मुझे भविष्य में क्या करना है और किस हिसाब से करना है। वो सब कुछ इनसे छीन लिया किसने? एक डिफॉल्ट सिस्टम ने। डेफिनेटली पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा मॉडल है जो हमारे भविष्य को तय करता है, हमारे राष्ट्र के भविष्य को तय करता है। ना सिर्फ स्टूडेंट जो प्रतिभागी हैं, जो एग्जामिनर हैं, उन्हीं का या उनके परिवार का, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीधा देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता हुआ दिख रहा है हमारे राष्ट्र के ऊपर, हमारे राष्ट्र के सिस्टम के ऊपर। और प्रमुख चीज़ों को, प्रमुख बिंदुओं को हम जब ध्यान देते हैं, इसमें आप देखते हैं कि कट ऑफ जो है, जैसा कि 2018 और अब की तुलना में करें तो हम बहुत सारे तुलनात्मक में अभी बातें रखूंगा कि किस तरह से गया है 2018 से लेकर 2024 तक, उसका ऊपर चला जाना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टॉपर जो 1, 2, 3 हुआ करते थे, वो आज 67 की संख्या कैसे हो गई। फिर दूसरी बात है पेपर सेटिंग में गड़बड़ी हुई, तो उसके ऊपर कौन ध्यान देगा। फिर बात आती है कि 34 लाख जो प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। देखिए, इसमें मैं एनटीए जो है, एनटीए के बहुत सारे जो रहे उनकी भूमिका भी रही है कि 34 लाख बच्चों को आपने परीक्षा कंडक्ट कराया, 13 भाषाओं में कराया, विदेशों में भी नीट का एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ है। लेकिन धांधली हुई है या आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, व्यवस्था आपकी कैसी रही है, लूप होल्स रहे हैं, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है मीडिया में आकर एनटीए को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये जो भविष्य जो आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य में आपने जो ताला लगाने का काम कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए मुझे लगता है भगवान माफ नहीं करेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, बहुत सारी होती थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीए के समय में बहुत सारी चीजें होती थी।
अब एनडीए का समय है, प्रधानमंत्री मोदी जी का समय है, अब तो पारदर्शिता होनी ही चाहिए, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन जो है विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा बढ़ गया, खास करके जो हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और युवा जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। उनकी शिक्षा व्यवस्था जो कहते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत आपने सब कुछ कराए, तो लूप होल्स कहाँ रह गए आखिर? लूप होल्स यदि हैं तो आपने उसमें उनका एनटीए जो है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप मीडिया में आकर के आपको जवाब देना पड़ेगा ना भाई। तो आप क्या सारा का सारा जो है काम वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यदि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बावजूद उसके बाद आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप देखिए पटना में, बड़ौदा में, अलग अलग क्षेत्र में ये पढ़े, इसमें देखिए इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जो है मैंने इससे इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारी कोचिंग जो है वो उसमें नहीं है इन्वॉल्वमेंट, उसका भी पेपर धांधली में बहुत बड़ा रहेगा, उसमें भी एक होड़ सी मची रहती है कि किसका किसने, क्योंकि देखिए उसमें की बात कर रहे हैं या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं? सेंटर एग्जाम सेंटर जहां से नंबर ऑफ टॉपर्स की संख्या ज्यादा है, जिनके रोल नंबर आगे आगे पीछे थे, था ना साहब? मैं पूर्णिमा जी इस बात में हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो सेंटर है वहां पे 6 टॉपर एक ही जैसा मार्क्स कैसे आ गया? अच्छा, इसमें हरेंद्र कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हरेंद्र बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? मैम ऐसा है जैसे सर ने जैसे बोला कोचिंग है, एक्चुअली में कोचिंग सही में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जैसे कोटा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कोचिंग है, एलन नाम नहीं लूंगा, नाम ले जाएगा। उन्होंने बोला था पेपर से पहले कि मेरे 4 टॉपर बैठे रिजल्ट आने से पहले, और उन्होंने बोला था 2 बच्चे ऐसे हैं जो 715 पे हैं, अगर उनका हो जाएगा तो 20 हो जाएंगे। अब उनका 26 टॉपर आ रहे हैं। क्या एलन खुद अपने बच्चों को टैग नहीं कर पाता कि 26 बच्चे हैं उसके टॉपर में? तो मतलब ये हो कैसे रहा है? अभी तक हम देखते आ रहे थे कि एक ही बच्चा सब एक उसमें एक ही बच्चा हर एक पोस्टर में आता है। किसी ने डिस्टेंस लर्निंग ले की उस कोचिंग की, किसी ने टेस्ट सीरीज दी है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक कोचिंग का अलग बच्चा निकला है। ऐसा कैसा पॉसिबल है और एक ही साल में? डॉक्टर नरेश चावला, आप सुन रहे हैं इस बच्चे को? आप सुन रहे हैं? मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं ये जो कह रहे हैं स्टूडेंट, मैं अगर इसकी लिस्ट बनाना शुरू करूँ इनके सवालों की, तो मुझे हर जगह आगे टिक मार्क करना पड़ेगा। वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, इसका जवाब देना होगा। नरेश जी से बस पूछ लूं उसके बाद। अच्छा ठीक है, बोलिएगा। देखिए जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि 10 सेकंड में बस लूंगा। पूर्णिमा जी जैसा कि मैंने कहा कि कट ऑफ के ऊपर जो मैंने प्रश्न उठाया, 2018 में कट ऑफ था 544, वही चीज आप 2019 में आप देखिए 583 हो जाता है। लास्ट ईयर की बात मैं करूं तो 610 था, 610 से 655 कट ऑफ चला जाता है। तो ये कट ऑफ जो है खास करके पेपर का जो लेवल है उसमें सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है। तो पेपर का लेवल में सामंजस्य नहीं बिठा रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले प्रश्न उठाया, आपको कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर में पटना में मैं बात करूं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का हूं, पटना में ऐसे बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है, उसमें एक होड़ सी मची रहती है, उसमें कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है कि हमारे जो है इतने टॉपर आएंगे, हमारे इतने टॉपर आएंगे। उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो है इन्वॉल्वमेंट उनके तरफ से होता ही होता है। आपका टेक इस पर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्कोर बोर्ड बच्चे का कैसा हो नहीं हो, उससे ज्यादा मतलब इस बात का होता है कि हमारे कोचिंग सेंटर का स्कोर बोर्ड, टॉपर्स, ताकि हम होर्डिंग्स लगा सके, फलाना कोचिंग सेंटर से इतने टॉपर्स निकले, यहां से इतने निकले। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं नंबर ऑफ टॉपर्स को बढ़ाकर, और अगर शक की सुई उठ रही है तो फिर हर कोई उसकी जद में आएगा। और बच्चों का हर एक सवाल वाजिब है, इसमें कोई नहीं नकार सकता कि जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कोई कहानी बुनकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए पूर्णिमा, मैं स्पष्ट बता दूं, जिम्मेवारी एनटीए की है। खाली कोचिंग सेंटर्स को दोष देना कि कहीं वो भी होड़ लगाते होंगे, कहीं वो होड़ लगाते होंगे या कहीं वो धांधली में शामिल हो सकते हैं, ये दूसरा मुद्दा है। जो सिस्टम का रोल है कि सिस्टम ने उनको क्यों राव किया। इस नीट स्टूडेंट की जो बातें मैं सुन रहा हूँ उसमें एक बहुत बड़ा दर्द है। ही इज ओनली वन स्टूडेंट। 25 लाख में से सारे मोस्टली बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के होते हैं या अपर मिडिल क्लास के होते हैं। बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं, पहली दूसरी, फिर उन्होंने 10th क्लियर की, वो फैसला करते हैं कि मैं नीट में बैठूंगा, तो वो बैठते हैं। तो मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि सिस्टम इतना भ्रष्ट क्यों है, क्यों है इतना भ्रष्ट, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। सच्चाई तो ये है, पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन शायद आटे में नमक के बराबर होता था।
अब तो शायद नमक में आटे वाली बात आनी शुरू हुई है कि सब कुछ ही काला है। तो आई थिंक अभी तक जो डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि खाली 1563 बच्चों का टेस्ट करवा दो, उनको चॉइस दे दी। अब मैं समझता हूँ एवरीथिंग री-नीट इज परहैप्स द ओनली चॉइस इसको खत्म करेगा। खाली री-नीट से नहीं, हैज टू बी अंडर द गुड सुपरविजन। जो आप सब बड़ी जो बात जो कह रहे लोग हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अब रीनीट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मतलब सारे स्टूडेंट्स जो है दोबारा से उनका एग्जाम करा जाए, सिर्फ 1563 स्टूडेंट का आप रीनीट करा देंगे या उनको एक ऑप्शन दे देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक मिश्रा साहब, एक जी नरेश जी बोलिए। लेट मी कंप्लीट। जी सर बोलिए। आई नो कि दोबारा एग्जाम देना कोई आसान काम नहीं, इट इज वेरी 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 पेनफुल। लेकिन जो दर्द हमें इस सिस्टम ने इन बच्चों को दिया है, इसको निवारण करने का इस साल के लिए इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। अगले सालों में जो होगा वो बात की बात है। व्हाट शुड हैपन दिस ईयर, आई थिंक समवन फ्रॉम हाईएस्ट ऑफिस हैज टू इंटरवीन। कोई और डिले मत किया जाए। हम ये नहीं कि खाली मीडिया के प्रेशर के या पब्लिक आउटक्राई का इंतजार किया जाए। आई थिंक वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब खाली पोचाबाजी से काम नहीं चलेगा, कुछ सर्जिकल काम करना पड़ेगा, उसके बिना हमारे पास कोई चॉइस नहीं। और खुलकर एक्सेप्ट करना होगा। मैं बहुत क्लियर कट बोलती हूँ कि खुलकर एक्सेप्ट करना होगा। गड़बड़ है तो कहिए कि गड़बड़ है और हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। आती उपेंद्र साहब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। संदीप सर आपसे जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद हेडलाइंस का रुख करेंगे, फिर बाकी मेहमानों से चर्चा करूंगी। लेकिन संदीप सर, अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं और पेपर लीक में धांधली जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहले भी पहुंचे होंगे, इसमें कोर्ट का रुख इस बार बहुत क्लियर है कि हम स्टूडेंट्स और जांच के आधार पर, सबूतों के आधार पर कि भाई हुआ क्या इसको समझ। पिछले केसेस का अगर मैं रेफरेंस देखूं तो किस तरीके का रहा है कोर्ट का आदेश? देखिए, पिछला जो केस था अभी जिसपे ग्रेस मार्क दिए जा रहे हैं, रिट पिटीशन 551 ऑफ 2018, जिसके आधार पे इनको दिया गया ग्रेस मार्क। तो सबसे बड़ी बात तो एनटीए ने जो ग्रेस मार्क वाला सिस्टम किया ना, इसके पहले ही बता देना चाहिए। एक कहावत है, खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते। जब परीक्षा में इस तरह से डिले हुआ लोगों को पेपर बांटने में या जो कुछ भी ग्राउंड थे, उसी समय एनटीए को अनाउंस करना चाहिए था कि हम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को ग्रेस मार्क देंगे। आप सोचिए, मीडिया के लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि 719 और 718 नंबर लोगों को आए कैसे हैं। शाम तक दूसरे दिन तीसरे दिन जाके लोगों को पता चला और बाद में बबल बर्स्ट हुआ कि ये तो ग्रेस मार्क्स का खेल है। ये कौन सा रॉकेट साइंस है जिसमें इन्होंने 718 नंबर अवार्ड कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी कल जब टीपी की सुनवाई कर रही थी, आपने एक चीज बड़ी गौर की होगी, उन्होंने कहा हमने सीबीआई इंक्वायरी की पिटीशन अभी डिसमिस नहीं की है, एनटीए को बता दिया है। तो असली चीज जो है 8 जुलाई को सामने आएगी। और ये चीज जानिए, मुझे 100% शक हो रहा है कि जिस तरह से अरेस्ट और सारी चीजें हो रही हैं, हो सकता है सीबीआई जांच की या फिर एसआईटी सुप्रीम के जज के, रिटायर्ड जज के डायरेक्शन में जांच की इंक्वायरी जो है, आदेश जो है कर सकती है। अगर इस तरह से चीजें बहुत बड़े लेवल पे दिखेंगी, क्योंकि अरेस्ट जो हो रही है वो दिखा रही है कि कहीं न कहीं ग्राउंड पे कुछ गड़बड़ है और गलत नहीं है, गड़बड़ झाला है। कनेक्ट कैसे हो और नीट एंड क्लियर तो वैसे भी कुछ नहीं है, नीट एंड क्लियर तो है नहीं, ये बहुत क्लियर हो चुका है सर। जिस तरीके की गिरफ्तारियां, और खुद सोर्सेज ये भी बताते हैं कि किसी ने बात की एनटीए के अधिकारियों के अंदर खाने में, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी है, कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। जी बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, जैसे नीट के स्टूडेंट को भी मैंने सुना, आपने भी बड़े अच्छे सवाल उठाए। कुल मिला करके एक बात तो क्लियर हो गई है कि एनटीए पूरे मामले में लीपापोती करने में जुटा रहा और सोचता रहा कि इस सारी चीज को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ऐसा अब नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश में अब इस मामले को लेकर के बहुत गुस्सा है और देखा जाए विद्यार्थी बहुत आशंकित हो चुके हैं, उनमें अविश्वास का माहौल आ चुका है। अब अंततः सरकार को भी जागना होगा और एनटीए को भी जागना होगा, नहीं तो ये एनटीए के अस्तित्व पे सवाल है। क्योंकि जिस संस्था को इसलिए बनाया गया ताकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम एग्जाम को सही से करा सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, एग्जाम के प्रति विश्वास बना सके, वही संस्था इस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही है। ऐसे में अब एनटीए में जो खामियां दिख रही हैं, एनटीए को स्वीकार करना चाहिए, उसमें सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए और सबसे पहले
विश्वास बहाल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। स्टूडेंट को कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी हो ही नहीं सकती। बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, अपने करियर में ध्यान लगाना चाहिए। उनको आके संघर्ष करना पड़े, उनको आकर के कोर्ट में बार बार आना पड़े और अपनी मांग को उठाना पड़े, वहां से न्याय मांगना पड़े, ये हमारी पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे में अब वो समय आ चुका है कि हमें जो है एनटीए को यह मान लेना चाहिए कि व्यवस्था में खामी है, उसमें सुधार के लिए प्रयास करें, जांच करवाए और सही से जहां जहां गड़बड़ी हुई है, जो लोग गड़बड़ी में शामिल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करें, ताकि पूरी व्यवस्था में विश्वास बने और अंततः जो विद्यार्थी आगे एग्जाम दे वो कम से कम विश्वास के साथ एग्जाम दे। विद्यार्थियों का मुद्दा बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। मैं अभी नीट के स्टूडेंट को सुन रहा था, किस तरीके से विद्यार्थी सपने सजोए होते हैं कि मेरा जीवन बदलेगा, मेरा भविष्य बदलेगा और मैं कुछ कर पाऊंगा। उन सब चीजों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कोई भी गरीब देश या अल्प विकसित देश शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। खासकर मध्य वर्ग के पास, गरीब वर्ग के पास दूसरा और कोई साधन नहीं होता है शिक्षा के माध्यम से, और इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से ही जिंदगी बदलती है। और हम सभी लोगों का जो जीवन बदला है इन्हीं सब परीक्षाओं के माध्यम से, और यही गड़बड़ हो जाएगी तो सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाती है। इसलिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। अब जो है सरकार को भी जागना चाहिए और एनटीए को तो अपने में सुधार करना ही होगा, नहीं तो एनटीए जैसी संस्था का अब जो है स्वीकारिता नहीं रह जाएगी, उसका विश्वास नहीं रह जाएगा और आगे लोग उस पर विश्वास नहीं और खास तौर पर जब ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की बात होती है तो वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट सही मायनों में होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं। और अगर नहीं है तो फिर नमस्ते, फिर उसके बाद जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नमस्ते। हरेंद्र आपके पास मैं आती हूँ। पूर्णिमा जी मैं आपसे एकदम सहमत हूँ, बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया। थैंक यू सो मच सर। हरेंद्र एक बार फिर से आपके पास आते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपने आप पे सोचना भी बहुत मुश्किल है, और अगर लेट मी पुट माई सेल्फ इन टू योर शूज, और मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर ये मेरे साथ होता या उस उम्र में मेरे साथ होता जिस उम्र में आप अपीयर कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए, तो फिर क्या होता। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मुझको ये बात पता है कि मेरे पेरेंट्स की मेहनत, मेरे पेरेंट्स का पैसा, मेरा वक्त, मेरा भविष्य, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जब से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, घोटाला, धांधलेबाजी या पेपर लीक का इश्यू डिस्टर्ब हुआ और रिजल्ट आए, आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी किस तरीके से बदली है। मैं ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि सब कुछ करने वालों ने कर दिया, लेकिन आपकी मनोस्थिति पर और आपके परिवार की मनोस्थिति पर इसका बहुत खराब असर पड़ा होगा, ये मैं जानती हूं। नेट नहीं चला, नेट हरेंद्र, अच्छा एक बार हम हरेंद्र की आवाज को करेक्ट करेंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ और स्टूडेंट्स की प्रतिक्रियाएं हैं। हम ऐसे ही समझते हैं कि हरेंद्र और उनके जैसे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया वो किस दौर से गुजर रहे हैं, जरा एक बार उनको सुनवाएंगे। ये बिल्कुल हो रही है, एजेंसियां सारी जो भी जिनको भी परीक्षा लेने के लिए मिल रहा है वो पेपर लीक कर दे रहा है। ये काफी शर्मसार घटना है और छात्र जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे हैं, सबसे हमारी वही चीज रहेगी कि देखिए एक बार 74 में एक ऐसा माहौल बना था, 1974 में, ठीक उसके 50 वर्ष बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है। हमारा जो जेपी का नारा था वही नारा पे रहेगा, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। उस तरीके से आंदोलन करेंगे, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगी। पूरे तरीके से देश में जिस तरह के हालात हैं और पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक ने एक शब्दों में एनटीए एजेंसी को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप गद्दी पर बैठे हैं, 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय नहीं हो, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। और पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई, आरोपी का बयान है, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है कि पेपर हम लोग को एक दिन पहले ही दे दिया गया था। निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। आज इसकी एक शुरुआत है, झलक है। आने वाले वर्षों में हम जो आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें गड़बड़ी है ही, तो गड़बड़ी है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, गुजरात पुलिस जांच कर रही है, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। जो अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाया गया, जहाँ रीडिंग हुई वो एक्सेप्ट कर रहा है। सारा कुछ हो रहा था, बच्चा क्या। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाता है वो अभी भी पेपर लीक वाला मामला में उसने क्लीन चिट नहीं दिया है। वो सिर्फ बोले हैं कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसका पुनर्परीक्षा करवा लीजिए, लेकिन 1563 का अगर होगा तो 24 लाख बच्चों का क्या होगा।
क्या होगा आगे? यही सवाल है कि आगे क्या होगा, ये हर एक स्टूडेंट इस वक्त पूछ रहा है। रमनीश जी, आपके पास आने से पहले डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर से आपके पास आते हैं, और ये गंभीर सवाल है सर। ये सवाल इसीलिए कि इतनी जल्दबाजी क्यों? एनटीए को क्लीन चिट देने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? एनटीए का कवर अप करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्कहीन बातें करके जवाब देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, स्टूडेंट से सवाल जवाब होंगे, तमाम चीजों को खोला जाएगा, परत दर परत बातें सामने आएंगी, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जब आप इतने लाख स्टूडेंट्स के भविष्य की बात करते हैं? देखिए पूर्णिमा, जब बच्चों को देख के मुझे दुख भी होता है पर्सनल बेसिस पे। वो एक सिस्टम विच हैज बिकम ए रॉटन सिस्टम, वो ये रॉटनपना इतना बढ़ता जा रहा है। जो इस साल हुआ है ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी होता होगा। छुटपुट एग्जिस्ट करता होगा। मुझे याद है आज से 30-40 साल ऐसा कुछ नहीं होता था। नाउ तो इट हैज बिकम दैट एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड, एवरीथिंग इज मैनिपुलेटेड। यानी कि कोई सिस्टम की कोई पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट निल पे आ गई है। एंड पर स्टिल गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग टू कवर इट अप। तो आई वुड अगेन से मीडिया शुड रेज इज वॉइस। विद्रोह चल रहे हैं ये वो बढ़ने चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ, खाली 1563 स्टूडेंट्स को कवर करने से या चॉइस देने से खत्म नहीं होगा। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट जस्ट टू कवर इट अप। वो मुद्दा बदल जाएगा, कल कोई नई न्यूज आ जाएगी, मीडिया आल्सो मे फॉरगेट इट। आई थिंक ऐसा हो, इससे पहले मेरी पूरी संवेदना बच्चों के साथ है। मैं जानता हूँ जब बच्चा पढ़ाई करता है वो सारे सुख त्याग के, न केवल उसका एक इंसान, परिवार के 10 लोग चाहे कुछ भी नहीं करते, ना कोई मनोरंजन होता है ना कुछ होता है। एक ही उद्देश्य होता है, जो पहले नौकरी सीट तो मिल जाए, उस मैं नहीं कहता कि हर बच्चे को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी क्षमता के हिसाब से, उसकी फेयर प्ले के हिसाब से जो खिलवाड़ करेगा, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म है, इस जुर्म को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया ट्रायल अलग हो, सीबीआई की इंक्वायरी, अगर दोबारा कुछ भी हो, खाली एनटीए पे ना छोड़ा जाए। एनटीए हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी। एनटीए हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, और जाहिर है मैंने वही कहा ना कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों, हर एक चीज में इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों और इतनी जल्दबाजी क्यों? हरेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हरेंद्र, अगर आप तक मेरा सवाल पहुंच गया हो तो मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दे, फिर रमनीश जी आपके पास आते हैं। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है मैम। जैसे आप कह रहे हो कि फैमिली पे क्या असर पड़ा, मैम एक्चुअली मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 रुपये मांगा है, तो मेरी फैमिली तो अब ये कह रही है कि छोड़ दे, तेरे लिए बनी नहीं है चीज। जब इतने 5 साल से मेहनत कर, 4 साल से मेहनत कर रहा, 5 बार टाइम पे नहीं आ रहा तो छोड़ दे। लेकिन अब मुझे पता है ना मेरी मेहनत इस बार सही है ही, तो इस बार एनटीए ने ये कर हरेंद्र, मैं चाहती हूँ आपकी बात पहुंचे, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा नेटवर्क की है। सिंस यू आर ट्रैवलिंग तो थोड़ा सा आवाज क्योंकि कट कट के आ रही है, आपकी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। रमनीश जी आपके पास आती हूँ, फिर उपेंद्र सर, एक बार फिर से संदीप सर आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों। हम एक बड़े एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम राइट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जो कि बेसिक राइट है। कम से कम उस राइट ऑफ एजुकेशन में हम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ तो चलेंगे, और वो भी जब इतने बड़े लेवल पर हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य है, हम भविष्य में डॉक्टर्स को पैदा कर रहे हैं लिटरली। तो ऐसे में अगर लूप होल्स हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत? दूसरी तरफ इस पर हो रही पॉलिटिक्स पर आपका टेक क्या है? क्योंकि पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाम विपक्ष की स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए पूर्णिमा जी। ट्रांसपेरेंसी यदि नहीं होती, भविष्य को आप अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर दूसरी बात आती है कि जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि अभी जो मैनिपुलेट किया जाता है, अभी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने वो दौर देखा है कि चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे टीचर भर्ती घोटाला हो, चाहे रेलवे भर्ती घोटाला हो, और चाहे यूपीएससी को छोड़ करके हमने देखा तमाम एग्जाम जो है उसमें पेपर लीक का मामला होता था। यही हमने राजस्थान बगल में हमने देखा कि सरकार चली गई, और जब हम बिहार में देखते हैं लालू यादव की सरकार में, वहां तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका था। तो हमने वो दौर देखा यूपीए का कि किस उस समय किस तरह के लूप होल्स थे, किस तरह की धांधली होती थी।
कम से कम मीडिया में वो बातें तो आती भी नहीं थी। आज तो कम से कम हम मीडिया में मुखर होकर के, मैं खुद आई एम द सिस्टम, आई एम द पार्ट ऑफ इट, बट आई एम अगेंस्ट इट। मैं somehow it is very hard to speak against the system, but आज मैं उस सिस्टम के लिए बोल रहा हूं कि उस सिस्टम में लूप होल्स क्यों हैं। तो कम से कम बोल तो रहा हूं, सामने मीडिया के सामने रख तो रहा हूं, देश के सामने रख तो रहा हूं, ये जो स्टूडेंट की आवाज तो कम से कम बन रहा हूं। मुझे लगता है मैं फक्र महसूस कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं पूर्णिमा जी, आपने इस डिबेट को फिर से आज इस मुद्दे को सामने लेकर के आए। फिर बात करते हैं, देखिए सपने की बात, बिल्कुल सपने हैं। सपने सिर्फ 25 लाख स्टूडेंट की नहीं है, सपने उनके परिवार की भी है। यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं उसमें हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। बिल्कुल सही है, एनटीए मुझे लगता है इसमें आपके ऊपर सिर्फ प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है, आपकी विश्वसनीयता जो है, विश्वसनीयता चली जाएगी, इसमें चली जाएगी यदि आप इस तरह के लूप होल्स करेंगे। और खास करके नीट के एग्जाम, बिल्कुल सही है कि आज हम किस भविष्य को देंगे। डॉक्टर जो है, डॉक्टर भगवान का रूप हम लोग मानते हैं। हम लोग जिस देश में जन्म लिया है उस देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। और ऐसे में यदि आप किस तरह के डॉक्टर्स को ग्रेस, अब यहाँ पे एक देखिए ना कि आपने जो ग्रेस वाला मामला है, यदि कोई बच्चा यदि लेट आता है, कोई विद्यार्थी लेट आता है, उसमें ग्रेस नहीं तो नोटिफाई क्यों नहीं किया? आपको करना था तो नोटिफाई करते ना। यही तो उपेंद्र अनमोल जी, संदीप जी कह रहे हैं, नरेश साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई आप नोटिफाई करते ना, आपको कोई बदलाव करना था। उपेंद्र सर 10 मिनट ज्यादा दे सकते हैं, आप नोटिफाई करते, आप ये बताते कि भाई हम ये नई व्यवस्था लागू करने वाले हैं। इसके अलावा एक कोई टाई ब्रेकिंग पॉलिसी की बात हो रही है सर, क्योंकि मैं इसकी बहुत अच्छी जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं ये टाई ब्रेकिंग पॉलिसी क्या है जिसको लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। उपेंद्र साहब। पूर्णिमा जी, ये देखिए अब मुद्दा उस स्तर तक जा चुका है कि अब इस मुद्दे से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। अब एनटीए को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार को भी आगे बढ़ करके अब कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं सुन रहा था, जो नीट का स्टूडेंट है उनको भी और बाकी कई विद्यार्थियों को आपने दिखाया, उससे लग रहा है कि मामला बिल्कुल बहुत संवेदनशील हो चुका है। वैसे भी विद्यार्थियों का मुद्दा संवेदनशील होता ही है। कई देशों में आप देखिए, जहां भी विद्यार्थी में अनरेस्ट हुआ है वहां व्यवस्था बदली है। तो अब निश्चित रूप से एनटीए में लग रहा है कि बदलाव होगा और सरकार को भी बदलाव के लिए पहल करना चाहिए, विश्वास बहाल करना चाहिए और ये सब समस्या आगे ना हो उसके लिए पहल करनी चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि इसमें अब एक परीक्षा कैसे हो, परीक्षा प्रणाली कैसे हो, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाए, उसकी पूरी एक रूपरेखा प्रस्तुत की जाए, उसकी एक पूरी पॉलिसी बनाई जाए और सभी संस्थाओं को कहा जाए कि भाई इस तरीके से सिस्टम को आगे बढ़ाइए ताकि विश्वास बना रहे और आगे चल करके कोई भी विद्यार्थी जब एग्जाम दे तो उसे विश्वास हो कि मैं जिस सिस्टम से जुड़ रहा हूं, मैं जहां पे परीक्षा दे रहा हूं वहां मेरे साथ न्याय होगा और जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा। और नहीं तो इसी तरीके के अविश्वास के माहौल में पूरी तरीके से असंतोष का वातावरण बढ़ेगा और सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। एक इसमें और बात जो निकलकर सामने आई संदीप मिश्रा साहब, ये भी एक कहीं से एक सजेशन आया कि आप नीट को खत्म कर दीजिए, जो 12वीं के आपके मार्क्स हैं उससे आप मार्क्स लेके एमबीबीएस समेत जो बाकी मेडिकल कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले ले। भाई ऐसा क्यों? आपने तैयारी की किसके लिए? आपने नीट के लिए तैयारी की, अब अचानक से आपके 12वीं के रिजल्ट्स के लिए किसने क्या उस गंभीरता से पढ़ा होगा, उतने नंबर स्कोर उस हिसाब से किए होंगे कि मेरे को मेडिकल कोर्सेज में मिले। और दूसरा एक बहुत, सर इजाजत देंगे तो निजी सवाल पूछूंगी संदीप मिश्रा जी, आपके घर में भी बच्चे होंगे और आपके घर के बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई संस्था इस तरीके का खिलवाड़ करे तो आपका रिएक्शन भी वही आएगा जो बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, जो बाकी अभिभावकों का सामने आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाने में सक्षम हैं, जो अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाने में सक्षम भी नहीं है। तो क्या करें, गिव अप कर दे आप इस करप्ट सिस्टम के सामने? पूर्णिमा जी देखिए, एनटीए की इस परीक्षा में वही लोग बैठ रहे हैं जिनके पास आवाज उठाने की सक्षमता नहीं है। मैं सीधी बात कहूं, हमारे जैसे आप जैसे गरीब आदमी जो कि बैंक से महंगा लोन नहीं ले सकते, जो अपने बच्चों को चाइना और यूक्रेन भेज करके मेडिकल की पढ़ाई नहीं करवा सकते,
वही इस एनटीए की परीक्षा में बैठते हैं। एक आम आदमी के घर के बच्चे इसमें बैठते हैं, वो लोग नहीं बैठते जिनके घरों करोड़ों की कमाई है या जिनके पिताजी की प्रैक्टिस डॉक्टर की या वकील की या इंजीनियर की लाखों करोड़ों रुपए में है। यह आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है और मैं यहाँ पे बहुत साफ, नेट तक ही सीमित मत रखिए, इसको सभी परीक्षाओं से लेकर के चलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को शायद इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन भी एक फंडामेंटल राइट है इस देश के हर युवा का, हर छात्र का। और अगर राज्य इस तरह की परीक्षाओं को कराने में विफल होता है तो राज्य को इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए भी तैयार होना चाहिए और राज्य को बाध्य किया जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। अगर वो परीक्षा सफलता से नहीं करा पा रही है तो हर छात्र को जो परीक्षा देने से केंद्र तक जाता है और वापस अपने केंद्र तक आता है, उसको आने जाने का टीए प्लस एग्जामिनेशन की भी सभी जो है रिवर्स जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंचनी चाहिए। और जिस दिन से यह चीजें होंगी निश्चित ही तो परीक्षा को लेकर के गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता है? वही अधिकारी होते हैं, वही सारे लोग होते हैं, सिस्टम वही है, और वो पेपर क्यों नहीं लीक होता है? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ लेवल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही हाई होती है। नहीं, डेफिनेटली सर, देखिए ये समझना पड़ेगा और सच में ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। सवाल बरकरार है कि क्या वाकई में नीट का पेपर लीक हुआ। सवाल ये है कि क्या नीट के पेपर में धांधली हुई, क्या एनटीए ने भ्रष्टाचार किया। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत कैसे देता हुआ नजर आता है। लेकिन ये तो तय है कि इस कुंभकर्णी नींद सो रहे सिस्टम को जगाना पड़ेगा, फिर चाहे तरीका कोई भी हो, और अगर जो गलत है तो उसको गलत मानना पड़ेगा और कोर्स करेक्शन करना होगा।